हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो अपन बात करेंगे वो अपना जो कल्चर सिस्टम चल रहा है उसके अंदर आज अपन एपीकल्चर के ऊपर बात करेंगे। तो एपीकल्चर के अंदर क्या होता है कि औद्योगिक रूप से शहद का व्यवसाय करने के लिए मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, बी कीपिंग की जाती है, उसे ही एपीकल्चर कहते हैं। औद्योगिक दृष्टि से आधुनिक वैज्ञानिक विधि द्वारा मधुमक्खियों का पालन करके उनसे शहद मोम प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, बी कीपिंग या एपीकल्चर कहलाता है। तो औद्योगिक दृष्टि से औद्योगिक दृष्टि से वैज्ञानिक विधि द्वारा मधुमक्खियों का 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 कृत्रिम रूप से पालन करना एवं इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जो भी होते हैं, इनके द्वारा निर्मित उत्पाद अर्थात इनकी जो इनके द्वारा जो उत्पाद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? शहद प्लस मोम। वैक्स प्राप्त करना मधुमक्खी पालन, जिसे क्या कहते हैं, बी कीपिंग। बी कीपिंग या एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो एपीकल्चर किसे कहते हैं? औद्योगिक दृष्टि से। अब अपन बात करें औद्योगिक दृष्टि से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे अपन पालन करते हैं और पालन उनका कृत्रिम रूप से पालन करते हैं या उनको नेचुरल रूप से पालन करते हैं, और हनी जो शहद जो उनके द्वारा बनाया जाता है उनको अपन सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, खाने के लिए यूज में लेते हैं। तो वो औद्योगिक दृष्टि से उसका व्यवसाय नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अपन जो प्राप्त कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, सिर्फ अपन खुद का भोजन के रूप में उसको उपयोग करने के लिए कर रहे हैं। तो वो तो क्या नहीं कहलाएगा, बी कीपिंग या एपीकल्चर नहीं कहलाएगा। ठीक है, और अपन को भोजन के रूप में कितना चाहिए, 2 किलो 3 किलो, बस जो 2 या 3 किलो जो होगा वो अपने साल भर के लिए कंप्लीट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इतना शहद अपन बहुत कम लेते हैं, और एक दो छाते जो मधुमक्खी की जो हाइव्स होते हैं, जो छत्ते जो होते हैं, उनसे उनको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन को इसका कृत्रिम रूप से पालन नहीं करना पड़ता। तो वो तो क्या हो गया, उसको तो अपन औद्योगिक दृष्टि से नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ यूज के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए वो क्या नहीं कहलाएगा, एपीकल्चर या बी कीपिंग नहीं कहलाएगा। लेकिन उसको व्यवसायिक औद्योगिक दृष्टि या व्यवसायिक दृष्टि के तौर पर वैज्ञानिकों द्वारा जो विधि अपनाई गई है। अब वैज्ञानिक द्वारा विधि कैसे कि कृत्रिम रूप से किस टाइप से, किस प्रकार से अपन उसका कल्चर कर सकते हैं, वो हो गई उसकी वैज्ञानिक विधियां। ठीक है, एक प्राचीन विधि जो नेचुरल जो विधि होती है वो कैसे कि वो किसी पेड़ पे या किसी घर जो मकान होते हैं उनकी दीवारों पे या
पहाड़ के दरारों में, पहाड़ के पत्थर जो बड़े बड़े थे वहां पे वो किसी भी प्रकार से अपने छाते लगाए हुए थे, वो अपने खुद के सेल्फ, यानी कि अपन ह्यूमन की एक्टिविटी उसमें बिल्कुल भी नहीं होती कि ह्यूमन उसको कोई सब्सटेंट दे रहा है कि वहां पे वो छाता बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से वैज्ञानिक विधि द्वारा, यानी कि दूसरे जो वैज्ञानिक है उनके पूर्ण रूप से व्यवस्थित की गई विधियों का यूज करते हुए अपन उनको मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से हाइव्स बनाने के लिए जगह देते हैं, वहां पे वो हाइव्स बनाती है, छत्ते बनाती है और उसके अंदर हनी का निर्माण करती है, जो अपन व्यवसाय उनको बेचने के लिए, उनकी उनसे आमदनी प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, उनका उन शहद या मोम को प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बी कीपिंग या एपीकल्चर कहलाएगा। यहां तक क्लियर है। अब अपन बात करते हैं जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन को कहा गया है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल इन वर्ल्ड। जो ह्यूमन है ये बहुत ज्यादा खतरनाक जंतु है इस वर्ल्ड के अंदर, जो अपने फायदे के लिए दूसरे एनिमल्स या दूसरे जंतुओं का फायदा उठाता है। जैसे कि कोई जो पशुपालन होते हैं या पालतू पशु जो होते हैं उनको पालकर उनसे अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त करता है, जैसे कि दूध के साथ जैसे कि दूध, मांस, गोबर, मक्खन, शहद, अंडे, ये सभी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, ये ह्यूमंस ऐसे जंतु जो इस प्रकार के उत्पाद देते हैं, उत्पादों का प्रोडक्शन करते हैं, उनका क्या करते हैं, वो पालन करते हैं और उनका उनसे इन सभी चीजों का फायदा उठाता है। साथ ही साथ ह्यूमन कभी कभी तो इनकी उनसे लाभ प्राप्त करने के लिए उनको मार भी देता है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं कि जो अपनी प्राचीन विधियां हैं, जो प्राचीनतम यानी कि अपने जो पूर्वज जानते आए हैं एपीकल्चर के अंदर शहद प्राप्त करना, उसमें क्या होता था कि कोई कोई पुराने यानी कि जब जो अपन कह सकते हैं प्राचीन विधि जो है एपीकल्चर की, तो उनसे जो शहद प्राप्त करने की जो विधि थी वो क्या थी कि कोई भी मोटी चादर ओढ़ के छत्ते के नीचे जाता था और नीचे कंडे वगैरह जलाकर वहां से क्या करता था, धुआं होने के कारण जो छत्ते के ऊपर जो हाइव्स के ऊपर जो मधुमक्खियां होती थी वो तो उड़ जाया करती थी और वहां से उस छत्ते को तोड़ देते थे। ठीक है, कपड़े के द्वारा तोड़कर उसको निचोड़ कर वहां से शहद प्राप्त करते थे, जिसके कारण उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां प्राप्त होती थी। ठीक है, अनेक प्रकार की अशुद्धियां, जैसे कि उसके अंदर जो मृत लार्वा है मधुमक्खियों के, वो उनके एग्स, ठीक है, और उनके द्वारा जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी उस छत्ते में उपस्थित होते हैं, उनको भी क्या करता है, वो उस शहद के अंदर मिक्स हो जाता है। यहाँ तक कि जो कुछ मात्रा में वो मोम के रूप में मिक्स होती है वो भी उस शहद के अंदर मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा अशुद्धियां रहती थी, लेकिन इसी से बचने के लिए, इन सबसे बचने के लिए उस विधि को ही क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया। जैसे कि फिर बाद में क्या करने लगे, ये विधि धीरे धीरे कम करने लगे और उनको छत्ते बनाने के लिए कुछ मटके वगैरह देने लगे, मटके या प्लास्टिक के बर्तन, जिसके अंदर वो उसमें छत्ता बनाने लग गए और वहां से अपन उसको आसानी से शहद प्राप्त करने लग गए। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वहां पे जो अपन जो उनको जो पात्र दे रहे हैं या कोई कुछ ऐसे बॉक्स दे रहे हैं जिनके अंदर वो छत्ते बनाए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनके अंदर वो छत्ते बनाए हैं, वो और कहीं पे भी बना सकती, उसमें कुछ पाबंदियां नहीं थी। लेकिन जो मॉडर्न जो विधि है उसमें ऐसा होने लगा, उनको अपन क्या वो सुटेबल एनवायरनमेंट उस बक्से के अंदर देने लग गए, जिसमें वो मधुमक्खी उसमें छाता बनाने लग गए, उसमें रैक्स होते हैं, छोटे छोटे रैक्स होते हैं, उन रैक्स के अंदर मधुमक्खियों के छत्ते के समान ही छोटे छोटे छिद्र पाए जाने लगे, जो मधुमक्खियों को छत्ता बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होने लगी, आसानी से वो छत्ते बनाकर उनमें रहने लग गई।
ठीक है, आर्टिफिशियल छत्ते उनको प्राप्त होने के कारण वो जो अपनी मेहनत छत्ते बनाने में लगाती थी उसको छोड़कर वो वही मेहनत किसमें करने लग गई, शहद बनाने में। तो इस प्रकार से इसका उत्पादन भी बढ़ गया। इस प्रकार के आर्टिफिशियल छिद्र युक्त उनको रैक्स प्राप्त होती है और इन रैक्स के अंदर वो अपना शहद बनाने के लिए तैयार होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने एपीकल्चर के कुछ प्राचीनतम उदाहरणों की। तो इसके जो उदाहरण है, इसका जो मेन जो उत्पाद है वो शहद होता है और शहद को भोजन के साथ साथ औषधियों के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, जो अपने वेद पुराण महाभारत रामायण इन ग्रंथों के अंदर भी इनके वर्णन मिलते हैं और साथ ही जो अपनी चरक संहिता है उसके अंदर शहद या मधु के औषधीय गुण बताए गए हैं। दो यात्री आए थे अपने चाइना से, दो यात्री आए थे, फाइयान एवं हांसन। इन दोनों यात्रियों ने भी शहद के गुणों के बारे में बताया कि शहद के जो गुण होते हैं वो किस प्रकार से ये गुण युक्त होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी जो प्राचीन काल की जो मधुमक्खियों की जो जानकारी थी वुमेन्स को, वो बहुत कम थी, जिसके कारण वो उनको आसान उनकी आहुतियां देकर शहद प्राप्त करते थे, जैसे कि नीचे दोहन करना, और अगर नहीं उड़े या मधुमक्खियों की संख्या ज्यादा है तो उनको जो छत्ते पे रुक जाती है। जैसे कि अपन ने क्या किया, यहाँ पे कोई हाइव्स है और इस हाइव्स की यहाँ पे अपन ने आग लगा दी, जिसके कारण जो धुआं हुआ जिससे ये मधुमक्खियां तो उड़ गई, लेकिन जो इसमें कुछ बची हुई थी उन मधुमक्खियों को मार दिया जाता था, जिससे इनकी पॉपुलेशन में कमी आने लगी। ठीक है, आज उत्पादन की दृष्टि से अपन देखते हैं तो कुछ कंट्रीज है जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सभी के अंदर और साथ में इंडिया, इनमें बहुत अधिक मात्रा में या बहुत ज्यादा स्तर पर, ज्यादा औद्योगिक स्तर पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही अपन अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर आता है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक व पंजाब। में जो अपना जो एपीकल्चर है, ये जो बी कीपिंग है, ये बहुत बड़े स्तर पर इन पे यहाँ पे एपीकल्चर की जाती है। साथ में ही अपन बात करते हैं कुछ अपने और भी क्षेत्र है जैसे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु नहीं, आसाम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अपन बात कर रहे थे तमिलनाडु के बाद में क्या बताया था, महाराष्ट्र, आसाम में केरल, कर्नाटक एंड पंजाब। इनके साथ यहाँ पे तो बहुत ऊंचे स्तर पे क्या करता है, एपीकल्चर करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे और भी अपने राज्य एपीकल्चर की जो एपीकल्चर के क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति प्राप्त कर रहे हैं। वो है मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,
इन इन और राज्यों, इन जो ये 4 राज्य हैं अपने पास, इनमें भी धीरे धीरे इनकी जो व्यवसाय स्तर है एपीकल्चर का वो बढ़ने लगा है। साथ ही साथ अपने राजस्थान के अंदर भी कुछ हद तक एपीकल्चर किया जाने लगा है, जिससे यहाँ पे मधु का उत्पादन है, ये मधु का व्यवसाय जो है वो भी धीरे धीरे प्रगति की ओर है। अब बात करते हैं अपन एपीकल्चर या एपीकल्चर के जो मेथड होते हैं उनकी। तो उससे पहले अपन ये जान ले कि जो मधुमक्खी का जो समुदाय होता है वो किस टाइप का होता है। तो मधुमक्खियों का जो समुदाय होता है वो यू सोशियल होता है, यू सोशियल होता है, सह सामाजिक, सह सामाजिक, जिसके अंदर पॉलीमॉर्फिक एनिमल्स पाए जाते हैं, पॉलीमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिक का जो मतलब होता है, इसका जो सीधा सीधा अर्थ होता है वो क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिक के अंदर एक ही स्पीशीज के अलग अलग रूप, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक के अंदर एक ही जाति के अलग अलग जीव जो एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने कहा है कि अलग अलग, तो अलग अलग का जो मेन सार्थक अर्थ है वो क्या है कि इनके अंदर जो इनके लैंगिक अंग है उनके आधार पे, इनके लैंगिक अंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं इसके अंदर एक तो मादा होती है, एक होता है नर और एक होता है श्रमिक, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिक कैसे, मादा के अंदर और नर के अंदर तो क्या होगा, मेल गोनाड्स और फीमेल गोनाड्स होंगे, लेकिन श्रमिक कैसा होगा, स्ट्राइल होगा, बाध्य होगा, ठीक है। तो स्ट्राइल होगा या बाध्य होगा, इसीलिए कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की, इसीलिए एक ही पॉपुलेशन। अब एक ही पॉपुलेशन कौन सी, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका के अंदर ऐसे 3 प्रकार के गोनाड्स उपस्थित है, एक तो स्ट्राइल है, एक नर है और एक मादा। स्ट्राइल के अंदर किसी भी प्रकार का गोनाड्स नहीं पाया जाता। तो इनके जो लैंगिक अंग की उपस्थिति के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक जो आता है वो आता है कि किसी स्पीशीज में पाए जाने वाली लैंगिक भिन्नता क्या कहलाती है, पॉलीमॉर्फिक कहलाती है, ठीक है। तो इसको अपन इसकी जो अलग से जो डेफिनेशन हो सकती है वो अपन ऐसे ना लिख के इसको शुद्ध रूप में ये भी बता सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिक के अंदर एक ही स्पीशीज में पाए जाने वाली लैंगिक भिन्नता को पॉलीमॉर्फिक कहा जाता है, एक मिनट रुकना, मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, फीका चल रहा है। तो ये पॉलीमॉर्फिक कंप्लीट है। अब पॉलीमॉर्फिक के अंदर अपन ने क्या कहा कि लैंगिक भिन्नता पाई जाती है, और लैंगिक भिन्नता के अंदर जो इसमें होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो होती है फीमेल जिसको क्वीन कहा जाता है, ठीक है, एक होता है नर और एक होते हैं वर्कर, ठीक है। ये 3 इसके अंदर लैंगिक भिन्नता युक्त एनिमल्स पाए जाते हैं।
एपिस या बीज पाई जाती है, हनी बीज जो होती है। अब देखिए इनका जो होता है, इनका जो वर्क होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। फीमेल का जो वर्क होता है, प्यून का जो वर्क होता है, सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो क्या होता है, ओनली एग प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ होल, कंट्रोल ऑफ होल हाइव। ये तो किसका हो गया, फीमेल प्यून का। यानी कि ये क्या करती है, एक तो छत्ते के ऊपर क्या करती है, कंट्रोल करती है, अपना राज रखती है, और दूसरा एग प्रोडक्शन का इसका वर्क होता है। ठीक है, फीमेल मेल का जो वर्क होता है फर्टिलाइजेशन का। ओनली क्या करता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जैसे होता है तो ये श्रमिकों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है या फिर इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, वर्कर्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, वहां पे छत्ते का पूरा जो वर्क होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वर्कर के द्वारा किया जाता है। जो कैसे होता है, स्ट्राइल होते हैं, ये स्ट्राइल होते हैं, और इनका जो वर्क होता है ये क्या करते हैं, पोषण के न्यूट्रिटिव या न्यूट्रिटिव एलिमेंट के रूप में, एलिमेंट जिसमें नेटर्स एंड पोलन ग्रेन्स आते हैं। पोलन ग्रेन्स जो आते हैं, इनका ये क्या करते हैं, सकिंग करते हैं। सकिंग के साथ साथ यहाँ पे इसके अंदर नेक्टर होता है, ये नेक्टर नहीं होता, नेक्टर। ठीक है, जिसको मकरंद अपन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मकरंद, और ये परागकण। इसीलिए देखो अब ये वर्कर्स एक काम और कर रहे हैं यहाँ पे। पहले तो ये क्या कर रहे हैं, छत्ते की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, दूसरा ये न्यूट्रिटिव एलिमेंट लेके आते हैं, न्यूट्रिटिव पोषण या पोषक पदार्थ को लेकर आते हैं। कहां से, खेतों से लेके आते हैं, फूलों से ये मकरंद को सक करते हैं, और साथ ही पोलन ग्रेन्स को भी लेके आते हैं। तो पोलन ग्रेन्स को जब ये ले रहे होते हैं तो या उससे मकरंद जब सक कर रहे होते हैं तो उस वक्त कुछ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इनके एब्डोमेन पार्ट पे, एब्डोमेन पार्ट पे अटैच हो जाते हैं। अब देखो मैंने कहा था कि जो आर्थ्रोपोडा, जो अपनी पिछली क्लास की मैंने बताया था कि आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्टा वर्ग है उनकी होल बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये सीलिया प्रेजेंट होने के कारण ये अपन कह सके कि जो हेयर प्रेजेंट है इनके ऊपर ये पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और ये एक फूल से सेकंड फ्लोर तक पहुंचता है। तो उसके वहां पे क्या करता है, ये पोलिनेशन का काम करता है। ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स आगे जाके किसी एंथर के साथ क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो अटैच होने पर उसमें क्या होता है, पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है, जिससे वहां पेड़ों के अंदर फल पकना स्टार्ट, फलों का निर्माण होना स्टार्ट होता है। या जो भी जैसे अपन बात करते हैं कि जो किसी ऐसे अपन कहे कि अपने पास पपीता का पादप है और वहां से ये क्या कर रहा है, मकरंद सक कर रहा है। तो मकरंद सक करेगा तो उसके पोलन ग्रेन्स उसके एब्डोमिनल पार्ट में अटैच हो जाएंगे, और वहां से दूसरे फीमेल और जो ऑर्गेनेल है फ्लावर के उसमें ये पोलन ग्रेन्स क्या कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे, जिससे उसके अंदर पोलिनेशन की क्रिया होगी और पपीता का जो फल होता है उसका निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन, जैसे कि ह्यूमंस के जो एनिमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, वैसे ही उनमें क्या होती है, पोलिनेशन होता है, और पोलिनेशन की क्रिया के दौरान ही उनमें फलों का निर्माण होता है। तो ये अपन बात कर रहे हैं एपीकल्चर के अंदर बी, हनी बी की। तो हनी बी अपने व्यावसायिक तौर पे जो अपन को हनी दे रहे, हनी और वैक्स
तो उपलब्ध करवाती है, साथ ही साथ ये खेतों के लिए भी लाभदायक होती है क्योंकि ये पोलिनेशन की क्रिया भी करवाती है। अब इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हनी बीज। क्लासिफिकेशन ऑफ हनी, तो आपको दो बात तो श्योर है कि एक तो ये आर्थ्रोपोडा का है और दूसरा इंसेक्ट वर्ग का है। क्लासिफिकेशन ऑफ हनी बी, फाइलम, फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा? हाइमेनोप्टेरा। कुल या फैमिली की अगर बात करते हैं तो एपिडे फैमिली आती है इसकी। एपिडे, ठीक है। जीनस, तो जीनस आप बताओगे पहले क्या आता है? एपिकल्चर की बात कर रहे हैं तो अभी मैंने इसका एक स्पीसीज का नाम भी बताया था, एपिस इंडिका। तो एपिस इंडिका के अंदर जीनस क्या हो जाएगा? एपिस। और स्पीसीज क्या है? इंडिका, ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ हनी बी, तो सबसे पहले फाइलम जो आता है आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, जीनस एपिस और स्पीसीज इंडिका। और ये जो बिलोंग करता है ये एपिडी फैमिली से बिलोंग करता है। अब बात करते हैं अपन इसके टाइप्स की। तो भारत के अंदर जो मधुमक्खियां पाई जाती है वो 4 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है अपने भारत के अंदर। एपिस इंडिका तो भारत की है ही, जहां इंडिका शब्द जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये इंडियन स्पीसीज है। ठीक है, इंडियन स्पीसीज कब, जब कि हर किसी में, जैसे किसी एनिमल की बात करते हैं तो उसके अंदर भी इंडिका लगा हुआ है, या किसी प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर इंडिका लगा हुआ है, तो वो कहाँ की स्पीसीज होगी? इंडिया की स्पीसीज होगी। ठीक है, इंडिका का जो अर्थ होता है वो ये होता ही ये है कि ये ग्रीक शब्द में है इंडिका, इंडिका जो जिसका मेन अर्थ निकलता है इंडिया, या अपन कहे तो भारत। ठीक है, क्लासिफिकेशन आगे समझ में। अब बात करते हैं जो 4 प्रकार की जो स्पीसीज होती है वो कौन कौन सी होती है। तो टाइप्स ऑफ हनी बीज, टाइप्स ऑफ हनी बीज इन इंडिया। जनरली कितने टाइप की होती है? जनरली 4 टाइप। सबसे पहले जो आती है वो है एपिस डोर्सेटा। एपिस डोर्सेटा, जिसका जो अलग नेम है, जो लोकल नेम है वो है रॉकी बी। ठीक है, दूसरी आती है एपिस इंडिका।
इसको जो कहते हैं वो कहते हैं इंडियन बी। क्योंकि ये एपिस इंडिका जो है सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती है, भारत के अंदर। इसका दूसरा नाम भी है, इसका जो अलग नाम है वो ये है, इसको कहते हैं भारतीय मोना मक्खी, इंडियन मोना बी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, थर्ड आती है लिटिल बी। सॉरी लिटिल बी नहीं, इसका ये तो लोकल नेम है। इसका जो है एपिस फ्लोरा, एपिस फ्लोरा, फ्लोरिया, इसको कहते हैं लिटिल बी। और फोर्थ जो है वो यूरोपियन स्पीसीज है, जिसका कल्चर भारत के अंदर किया जाता है। ठीक है, ये तो है भारत की, जिसमें एपिस इंडिका तो सिर्फ और सिर्फ भारत की है, ये और कहीं नहीं मिलती। ठीक है, एपिस फ्लोरिया, एपिस डोर्सेटा और यूरोपियन जो मधुमक्खी है उनका यहाँ पे कल्चर किया जाता है। एपिस डोर्सेटा भी यहाँ की मधुमक्खी है, लेकिन ये यहाँ के साथ साथ और अन्य देशों में भी पाई जाती है। तो एपिस फ्लोरिया भी अन्य देशों में पाई जाती है, इसलिए इस यहाँ पे इसका इंडिका शब्द नहीं लिखा हुआ। इंडिका शब्द मैंने अभी कहा था कि ऐसी स्पीशीज जो इंडिया में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, वही क्या कहलाती है, एपिस इंडिका या सॉरी इंडिका स्पीशीज कहलाती है, यानी कि इंडिया की स्पीशीज जो और कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, अगली जो आती है वो है यूरोपियन स्पीशीज, या जिसको कहते हैं एपिस मेलिफेरा। इसका अपन यहां पे जो लोकल शब्द यूज करते हैं वो करते हैं यूरोपियन स्पीशीज या यूरोपियन बी। ठीक है, ये चार प्रकार की स्पीशीज जो है वो अपने भारत के अंदर इनका कल्चर किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके कि किस प्रकार की ये मधुमक्खी होती है। तो इसकी जो साइज होती है वो 20 mm की तक होती है। यानी कि कौन सी मधुमक्खी आप जानते हो, अपने जो लोकल लैंग्वेज में जो बड़ी मधुमक्खियां होती है और उनको बर्तरी का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे अंधविश्वास अपनी जो आडम्बरें जो है, यानी कि जो अपनी जो कथाओं के अंदर अपन को जो सुनाया जाता है वो कहा जाता है कि जो मधुमक्खियां जो होती है वो किसी न किसी भगवान के वाहक के रूप में होती है। इसीलिए रॉकी बीज जो बड़ी वाली मधुमक्खी होती है उनको बर्तरी के नाम से कहते हैं, कि जब भी वो घर में आती है तो कहते हैं ये तो गलत बात है, बर्तरी नाराज है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो इनकी जो साइज होती है वो 20 mm की साइज होती है, और ये लगभग इनके जो छत्ते होते हैं वो होते हैं 0.19 into 1.5 मीटर आकार के इनके छत्ते होते हैं। और ये जो छत्ते बनाते हैं, अब देखो यहाँ पे रॉकी बी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ियों पे बनाते हैं सबसे ज्यादा। सर्दियों के टाइम में ये कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ियों पे चले जाते हैं और वहां पे ये अपने छत्ते बनाते हैं। इनके छत्ते के अंदर लगभग 15 से 1 मिनट रुकना 15 से 40 केजी हनी प्राप्त होता है। सिर्फ और सिर्फ एक छत्ते से कितना 15 से 40 केजी हनी प्राप्त होता है। अब आती है एपिस इंडिका की बात। तो एपिस इंडिका पूरे भारत के अंदर पाई जाती है। इसका जो नाम है दूसरा वो इंडियन मोना बी या भारतीय मोना मक्खी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके जो छत्ते होते हैं ये इनका जो साइज होता है ये लगभग 1.5 into 1.8 फीट तक होता है। और इनकी जो साइज होती है, इन मधुमक्खियों की जो साइज होती है वो होती है 15 mm। और इनसे जो हनी प्राप्त किया जाता है एक छत्ते से वो प्राप्त होता है 3 से 4 केजी। ठीक है,
इनसे 3 से 4 केजी हनी प्राप्त होता है। इनकी जो साइज होती है 15 mm होती है, पूरे भारत में पाई जाती है। इसका जो दूसरा नाम है इंडियन मोना मक्खी के नाम से इसको जाना जाता है, भारतीय मोना मक्खी के नाम से जाना जाता है। ये जस्ट रॉकी बी से थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। और कितनी छोटी होती है? सिर्फ और सिर्फ 5 mm छोटी होती है। इसका जो छत्ता, इसके जो छत्ते होते हैं वो घास के मैदानों या ये अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद करती है। कहाँ ज्यादा पसंद करती है? अंधेरे के अंदर रहना ज्यादा पसंद करती है। अंधेरे के अंदर ज्यादा रहने के कारण या कहीं मकान की जो दीवारें होती है जो अंधेरे के अंदर होती है उनमें रहना पसंद करती है, या फिर वहां पे अपने हाइव्स बनाते हैं, और या फिर ऐसे झाड़ युक्त जो पादप होते हैं उनके अंदर ये अपने छत्ते बनाते हैं जिनके चारों तरफ पत्ते उपस्थित होते हैं। आगे अपन बात करते हैं एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया सबसे स्मॉल बी है, स्मॉलेस्ट बी, ठीक है। सबसे छोटी साइज के अंदर अपन बात करते हैं, सबसे छोटी मधुमक्खी होती है और इसकी जो साइज होती है वो होती है 8 mm, ठीक है। और इसका जो छत्ते का जो आकार होता है वो होता है लगभग सेंटीमीटर के अंदर इसका होता है एपिस फ्लोरिया का, और ये होता है 15 से 24 सेंटीमीटर, 15 × 25 सेंटीमीटर इनका छत्ता होता है। और इस छत्ते से जब अपन शहद प्राप्त करने की बात करते हैं तो लगभग 250 ग्राम शहद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी साइज छोटी है, लेकिन ये जो शहद है ये सबसे मीठा शहद के नाम से जाना जाता है, सबसे मीठा शहद होता है ये, और इनसे 250 ग्राम शहद प्राप्त होता है। अपन बात करते हैं रॉकी बी की। तो रॉकी बी एक क्रोधित या गुस्सैल प्रवृत्ति की मधुमक्खी होती है, जिसके कारण इसका कल्चर नहीं किया जाता। इनसे जो शहद प्राप्त किया जाता है वो इनके छत्तों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती है। जब इन मधुमक्खियों से अपन शहद प्राप्त करते हैं तो इनको अगर किसी व्यक्ति के पीछे ये पीछा करना स्टार्ट करती है अपने गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण, तो लगभग 0.5 किलोमीटर तक ये व्यक्ति का पीछा करती है। और अगर व्यक्ति पानी के अंदर डिप करता है तो वहां पे 10 मिनट तक उसका इंतजार करती है, ठीक है। इतनी गुस्सैल, इतना क्रोधित प्रवृत्ति की होती है ये कि अगर व्यक्ति पानी के अंदर भी चला जाता है तो पानी की सतह के ऊपर ये 10 मिनट तक तैरती है, उस व्यक्ति का इंतजार करती है, इसीलिए इसका कल्चर नहीं किया जाता। बात करते हैं यहाँ पे एपिस इंडिका की। तो एपिस इंडिका की जो प्रवृत्ति होती है ये कुछ शांत माहौल की होती है, लेकिन ये भी जब क्रोधित होती है तो व्यक्ति का पीछा करती है, लेकिन इसकी इतनी गुस्सैल प्रवृत्ति नहीं होती कि ये व्यक्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। बात करते हैं लिटिल बी की। तो लिटिल बी एक डरपोक मधुमक्खी होती है, डंक विहीन होती है। ये जब भी कभी आक्रमण करती है तो डंक नहीं मारती। सबसे पहले बात करते हैं कि आक्रमण की, तो ये डरपोक होती है, आक्रमण करती नहीं है, ठीक है। और इनसे आसानी से शहद प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसके शहद की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है। इसका जो मेन जो रीजन ये होता है कि इसका जो कल्चर किया जाता है, इसका जो शहद होता है वो बहुत मीठा होता है, इसीलिए इसको कल्चर किया जाता है। बात करते हैं यूरोपियन मधुमक्खी। तो ये लगभग इंडियन बीज जो है या इंडियन मोना मधुमक्खी जो है, भारतीय मोना मक्खी जो है, उसके समान इसका आकार होता है, और इसका आकार होता है लगभग 13 से 15 mm। ये भी इसका जो छत्ते का आकार होता है वो सेम होता है, और इससे जो शहद प्राप्त होता है उसकी क्वांटिटी कुछ थोड़ी ज्यादा होती है, 10 गुना अधिक शहद प्राप्त किया जाता है। यानी कि जब यहां से अपन 3 से 4 केजी प्राप्त कर रहे हैं तो 10 गुना, इसका 10 गुना कितना हो जाएगा? करो 30 से 40 केजी, यही होगा 10 गुना, तो यही होगा, 10 से गुना करो इसको, ठीक है। इतना शहद प्राप्त होता है इससे, बात ठीक है। ये यूरोपियन मधुमक्खी होती है। अब बात करते हैं ये मधुमक्खी पालने की विधियों की। तो मेथड ऑफ
बी कल्चर। अगला जो टॉपिक है वो है अपना मेथड ऑफ बी कल्चर। Methods of beekeeping। तो बी कीपिंग या मधुमक्खियों का पालन करने के लिए, औद्योगिक दृष्टि से इनका पालन करने के लिए, इनसे शहद और मोम प्राप्त करने के लिए जब इनका कल्चर किया जाता है तो दो विधियों से इनका कल्चर किया जाता है। एक तो आता है ओल्ड इंडिजीनियस मेथड, जिसको कहते हैं पुरानी या देसी। पुरानी या देसी विधि। सेकंड आती है आधुनिक विधि, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड, आधुनिक वैज्ञानिक विधि। इसको समझो। ओल्ड इंडिजीनियस मेथड क्या होता है कि जो अपने पूर्वज जो प्राचीन समय से ही इनका जो कल्चर किए करते आ रहे हैं उसी प्रकार। अब इनका जो इनसे जो शहद प्राप्त किया जाता है, जैसे कि ये प्राकृतिक रूप से अपना आवास बनाती है और वहां पे शहद का निर्माण करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो अब वहां से शहद प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, ये मोटे कपड़े की चादर ओढ़कर उसके नीचे जाते हैं, धुआं करते हैं और उससे शहद प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कुछ मधुमक्खियां तो उड़ जाती है और कुछ मधुमक्खियां उस छत्ते पे रह जाती है और वहां से उसको छत्ते को तोड़कर, पूरे छत्ते को तोड़कर फिर वहां से मधुमक्खी शहद प्राप्त किया जाता है। तो उसके ऊपर जो भी मधुमक्खियां होती है कुछ बच जाती है, उनको मार दिया जाता है और साथ ही साथ पूरे छत्ते को भी नुकसान पहुंचा दिया जाता है, जिसके कारण जो मधुमक्खियां छत्ते से उड़कर जाती है उनको छत्ते का निर्माण करने में समय लगता है, जिससे उनकी मृत्यु भी कई की आधे से ज्यादा उनकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ उनको कुछ दूरी पे जाके बनाना पड़ता है, जैसे कि अपन बात करते हैं किसी टाइटेरियन जो लगभग 1 किलोमीटर का है, उसके अंदर उनको अच्छे से पोषण प्राप्त हो रहा था, लेकिन इस विधि के अंदर उनको नुकसान पहुंचने से वो वहां से कुछ दूरी पे चली जाती है और अगर वहां पे जाके ये अपना निवास बनाती है, जैसे कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे चले गए, तो भोजन प्राप्त करने के लिए जब ये वापस आती है तो इनका रास्ता जो होता है उनको भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए इस विधि को फिर क्या किया जाने लगा, इस विधि में थोड़ा सुधार करते हुए इन जो अपने प्राचीन मानव जो था उन्होंने धीरे धीरे इनको कुछ पात्र देना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि मटके या पुराने जो बर्तन थे उन स्टील के बर्तन, ये सब उनको अवेलेबल करवाने लगे कि इसमें छत्ता बना ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो अपन उनको जो पात्र दे रहे हैं उसके अंदर ये छत्ता बनाएगी। इस विधि को ही जो इनको जो ये मटके वगैरह जो प्राप्त करवा रहे थे, इसको ही उसमें कुछ सुधार करते हुए एक नई विधि आई जिसको कहा गया मॉडर्न साइंटिफिक मेथड, आधुनिक वैज्ञानिक विधि। और ये आधुनिक वैज्ञानिक विधि रूपांतरित रूप है देसी विधि का, जिसके अंदर जो अपन मटके या उनको जो पात्र उपलब्ध करवाते हैं या संदूक या लट्ठों का जो प्रयोग करके उनको जो छोटे छोटे पात्र होते हैं लकड़ी के उनको उपलब्ध करवाते थे। लेकिन ये धीरे धीरे देखा गया कि ये अपन जो उपलब्ध करवा रहे हैं सभी के अंदर ये ऐसा नहीं हो रहा, कहीं पे भी वो छाते बना रही है कहीं पे नहीं बना रही। तो इस विधि में कुछ सुधार हुआ और ओरिजिन हुआ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड का। और
तो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या हुआ, इसमें कृत्रिम छत्तों का निर्माण किया जाने लगा। और कृत्रिम छत्तों का मैंने अभी बताया था कि जो छत्ते थे उनके अंदर पहले से ही छत्ते उपस्थित थे, उनकी जो संरचनाएं होती है छत्ते की वो उसमें उपस्थित थी, जिससे मधुमक्खियां कुछ छत्ते बनाने में समय नहीं लगा। समय नहीं लगने के कारण जो उनको समय लगता था छत्ते बनाने में, उस समय को ये कहाँ पे यूज करने लग गए, उस समय को ये हनी बनाने में व्यतीत करने लगे, जिससे अपन को शहद भी जल्दी प्राप्त होने लगा कम समय के अंदर। इस प्रकार से पहले से इसमें छत्ते उपस्थित होते थे। और इन छत्तों की जो खास बात यह है कि अपन जो इनको आर्टिफिशियल रूप से ये छत्ते जो उपलब्ध करवा रहे हैं, इन छत्तों को ये बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मधुमक्खियों ने शहद का निर्माण किया, तो अपन ने क्या किया, इसको बॉक्स से निकाला, उससे शहद प्राप्त किया और वापस बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। जिससे ये क्या करती है, जो मधुमक्खियां इससे उड़ी थी वो उसी बॉक्स में रुक जाती है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, फिर जब इसको वापस डालते हैं तो वापस इस पे मधुमक्खियां अपना शहद बनाने का निर्माण कार्य वापस से स्टार्ट कर देती है। और ये जो सारा कार्य करती है वो कौन सी मधुमक्खी करती है, वर्कर। याद रखना, वर्कर मधुमक्खी ही हनी का निर्माण करती है। मेल और फीमेल मधुमक्खी का इसमें कोई भी पार्ट नहीं होता। अगला जो आता है वो आता है एप्लीकेंट्स फॉर बी कीपिंग। एप्लीकेंट्स फॉर या एप्लियंस फॉर बी कीपिंग। एप्लियंस फॉर बी कीपिंग के अंदर जो आते हैं कि इनको बी कीपिंग करने के लिए अपन को कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो अर्थ होगा वो होगा मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक उपकरण या आवश्यक उपकरण, ठीक है। जिसके अंदर आएगा सबसे पहले अपन ने क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से या मॉडर्न साइंटिफिक मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के अंदर अपन जो सबसे पहले इनको अवेलेबल करवाएंगे वो क्या करवाएंगे, आर्टिफिशियल तरीके से बने हुए छत्ते। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा आर्टिफिशियल बी हाइव्स बॉक्स। इसको बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा कॉम्ब फाउंडेशन, कॉम्ब फाउंडेशन। थर्ड जो होगा वो है हनी एक्सट्रैक्टिंग एपरेचर, हनी एक्सट्रैक्टिंग एपरेचर, एपरेटस या एपरेचर, ठीक है। अंतिम जो है, सॉरी अंतिम नहीं, सेकंड लास्ट, अनकैपिंग कनीफ, और अंतिम है मिसेलेनियस एपरेटस, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल बी हाइव बॉक्स की। तो आर्टिफिशियल बी हाइव बॉक्स जो होता है वो होता है कृत्रिम रूप से तैयार किया गया मधुमक्खियों का छाता, ठीक है, जो एक बॉक्स के रूप में होता है। जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर छोटी छोटी रेखाओं के अंदर ये
फ्रेम्स के अंदर ये होता है। इन फ्रेम्स के अंदर छोटी छोटी रेखें होती है, जैसे प्लेट लाइक, और इसके अंदर छतों का निर्माण किया हुआ होता है आर्टिफिशियल तरीके से। ऐसे, ठीक है। यहां से इसको इस फ्रेम के अंदर ऐसे डाल देते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं जो रैक्स होती है अपनी, उसके अंदर ऐसे उस प्रकार से ये फिट किए हुए होते हैं। दूसरा है कोम्ब फाउंडेशन। कोम्ब फाउंडेशन क्या होता है, जब इन रैक्स को बाहर निकालते हैं तो कोम्ब फाउंडेशन के दौरान, कोम्ब फाउंडेशन को हिंदी में कहते हैं कोम्ब आधार, ठीक है। तो कोम्ब आधार जो होता है उसको यहां से शहद प्राप्त करने के लिए कोम्ब फाउंडेशन का यूज करते हैं। अगली जो आती है हनी एक्सट्रैक्टिंग एपरेटस। हनी एक्सट्रैक्टिंग यानी कि जो मधुमक्खियां जो होती है उनको निष्कासित करने के लिए, अपने छत्ते से उनको निष्कासित करने के लिए कुछ एपरेटर्स होते हैं, उनको उनका यूज किया जाता है। अगला आता है अनकैपिंग कनीफ। अनकैपिंग कनीफ एक चाकू होता है जो ये जो छत्ते बने हुए होते हैं उनके ऊपर एक प्लेटिनम की टोपी होती है, उस टोपी को अनकैपिंग करने के लिए, उसको हटाने के लिए इस कनीफ का उपयोग किया जाता है। अगला आता है अन्य उपकरण। अन्य उपकरणों में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इसके लिए एक स्टैंड उपलब्ध करवाना, ठीक है, जो इसको स्टेबल कर सके, साथ में ही इसको बरसात से बचाने के लिए चादर वगैरह जो भी होती है वो अन्य apparatus के अंदर आती है, ठीक है। तो अपन अगला जो आएगा वो आएगा कृत्रिम छत्ता, या इनके बारे में जो डिटेल में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल बीहेव्स कैसा होता है, कोम्ब फाउंडेशन कैसा होता है, हनी एक्सट्रैक्टिंग एपरेटस क्या होता है, एनकैपिंग की कनिफ क्या होता है, और मिसेलिनियस एपरेटस कौन कौन से है, ठीक है। इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।